अब एनटीए द्वारा जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अलग अलग चैप्टर पे किसी में से भी कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो आपको इन सब के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है। तो हमने इस क्लास में मनोविश्लेषणवाद को कवर करने की कोशिश की। और मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण मतलब मन का विश्लेषण करना, किस प्रकार करना, कैसे करना, वो सब मनोविश्लेषण के अंदर आता है। पर यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग राइटर्स जो हैं, सिगमंड फ्रायड है, एडलर है, कॉल जुग है, उसके अनुसार मनोविश्लेषणवाद क्या होता है उसको डिटेल में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है, किया है। और हमने ये भी बताया है कि इसका, इन सब का आपस में इनके विचार क्या थे वो बताया है। और जो ये मनोविश्लेषण चिंतक है जो वो तीन ही हैं प्रमुख, सिगमंड फ्रायड है, एडलर है और कार्ल जूक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम टाइम में अगर आपसे कोई भी पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको जल्दी से उस समय क्लिक हो जाएगा कि ये वाली जो बात है, ये वाला जो सिद्धांत है वो कार्ल जूक द्वारा कहा गया था या सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया था। अगर आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप उस समय आपको क्लिक नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आप उसको कर सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, अपना एक 10-15 मिनट एक चैप्टर को अच्छे से दे सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। अब मनोविश्लेषणवाद क्या होता है कि आधुनिक युग में जिस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा था, उसी प्रकार कला, साहित्य, समाज पर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा था। किस पर प्रभाव पड़ा था? कला, साहित्य और समाज पर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का। साहित्य का संबंध मन से, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी साहित्य बिना मन से, कविता हो, चित्रकला हो या कोई भी साहित्य हो, उसका प्रभाव, उसका संबंध मन से ही होता है। प्रत्येक साहित्य के मानव मन के क्रियाकलाप भी यथार्थ अथवा काल्पनिक रूप से प्रतिबंधित होते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है कि या तो वो यथार्थ में प्रतिबंधित होंगे या कल्पना का रूप लेकर वो साहित्यकार जो होता है या जो राइटर होता है वो हमारे सामने प्रदर्शित करता है। या तो उसका यथार्थ जीवन होगा या कुछ काल्पनिक उसने कल्पना करके हमको कुछ बताया होगा। तो इसका पूरा का पूरा संबंध मन से होता है। चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य हो, अथवा मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, सभी मनुष्य के मन की स्थितियों का चित्रण करती है। मनुष्य के भीतर काम वासना और अहंकार की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और बड़ी गहरी होती है। अब ये भी सबको पता है कि काम वासना और अहंकार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ बोलेंगे या फिर ये शॉर्ट कमिंग्स जो है तो ये पाई जाती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा होती है। साहित्य में जो भी युद्ध, संघर्ष और दुर्व्यवहार के चित्रण होते हैं वे मनुष्य की मानसिक क्रियाओं के आधार लेकर चलते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि आधुनिक समीक्षा शास्त्र में मनोविश्लेषणवादी धारा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यद्यपि ऐसे आलोचकों की संख्या बहुत कम है। अभी मैंने आपको बताया कि तीन ही ऐसे आलोचक हैं जो हमारे सामने आए। तो मनोविश्लेषण चिंतकों में है सिगमंड फ्रायड, एडलर और कार्ल जूग। अब सिगमंड फ्रायड वो क्या कहते हैं? तो फ्रायड जो है, फ्रायड का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कि कहाँ हुआ था। फ्रायड का जन्म यहूदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में एमडी की डिग्री प्राप्त की थी और वियना विश्वविद्यालय में 1902 में से लेकर 1938 तक न्यूरोलॉजी के असाधारण प्रोफेसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के पद पर कार्य करते थे। यहूदी होने के कारण इनका पुस्तकालय नाजियों ने जला दिया था। इनकी प्रयोगशाला नष्ट कर दी थी। इनका प्रकाशन भी नष्ट कर दिया था। फिर भी इनके ग्रंथों में मनोविश्लेषण का एक जबरदस्त और औजार चिकित्सकों को मिल ही गया, जिसका आज तक उपयोग हो रहा है। देखो, इनके सारे के सारे जो इन्होंने लिखे थे पुस्तकालय नाजियों ने जला दिए थे।
और ये इनका जो प्रकाशन था वो भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया था, मतलब पूरा का पूरा जल गया था। फिर भी एक मनोविश्लेषण के संबंध में इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिनका उपयोग आज भी हो रहा है। आगे देखते हैं कि इन्होंने मन के 3 स्तर बताए। फ्रायड ने क्या बताया कि मन के 3 स्तर होते हैं। एक चेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है और एक अवचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड। पहले तो है कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। ठीक है, कि हमारे मन के 3 स्तर होते हैं। तो फ्राइड के अनुसार यद्यपि हमें चेतन मन की क्रियाओं के विषय में तो ज्ञान रहता है, मतलब चेतन मन मतलब अभी आपको पता रहेगा कि आप क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो। यहाँ अचेतन मन में घटित होने वाली क्रियाओं से हम सर्वदा अज्ञे रहते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक बंधनों के कारण हमारी सब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, इसी कारण इच्छाओं का दमन चेतन मन के द्वारा होता है। फलतः दमित इच्छाएं अचेतन मन में जाकर कर एकत्रित हो जाती हैं। फ्रायड की स्थापना के अनुसार अचेतन मन जो कि दमित इच्छाओं का क्रीड़ा स्थल है, चेतन मन की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल और क्रियाशील रहता है। चेतन और अचेतन मन की तुलना फ्रायड ने पानी पर तैरते हुए इसे बर्फ के शिलाखंड से की है, जिसका 1/9 भाग पानी के बाहर रहता है और शेष भाग 8/9 पानी के भीतर रहता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो चेतन मन होता है, चेतन मन जो होता है वो क्या होता है, उसमें अपन को पता रहता है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अचेतन मन ऐसा होता है जिसमें वो वाली इच्छाएं होती है जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। पर ये जो अचेतन मन है ये ज़्यादा सक्रिय रहता है, विशाल रहता है, क्योंकि मनुष्य की सारी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं मनुष्य की जो मन में दबी रहती है। तो अचेतन मन विशाल भी रहता है और ज़्यादा सक्रिय भी रहता है। अब ये तो हो गए चेतन मन और अचेतन। अब अर्धचेतन क्या होता है, तो वो देखेंगे हम। अर्धचेतन क्या होता है, तो अर्धचेतन मन सेंसर का काम करता है, वह दोनों के बीच में रहता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति की संभावना रहती है उसे स्वीकृति देता है और अपूर्ण इच्छाओं को अचेतन मन में प्रेक्षित कर देता है। मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं होती है कि उसे लगता है कि ये पूरी हो सकती है, तो उन्हें वो स्वीकार करके और कर देता है, और जो अपूर्ण इच्छाएं होती है उसको अचेतन मन में डाल देता है। अब चेतन मन की इच्छाएं दमित किए जाने पर इसी से होकर अचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। अब जो चेतन मन में स्वीक आ गई है ना, जो कुछ इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर से अचेतन मन में चली जाती है। दमित इच्छाएं सुप्त अवस्था में स्वप्नों द्वारा अभिव्यक्ति होती है, और कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं होती है जिनको हम कभी पूरा ही नहीं कर सके, हमें पता है, वो स्वप्न होकर हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार फ्रायड ने चेतन मन अचेतन मन को एक दूसरे से सर्वदा भिन्न माना है। अचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, फलतः चेतन और अचेतन मन में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ठीक है ना, आपने समझा ये चीज़ें कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये सब चीज़ें हमारे मन से रिलेटेड हैं, हमारे मन के द्वारा, मन में ही, मतलब हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही तो चल रही है ना। अगर हमें ये सब चीज़ें पता रहेगी तो हमारा क्या आगे क्या होगा, हमारा हम उसमें एक्शन को हम, मतलब उस काम को हम फिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आगे हम इस पे विचार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, देखा जाए तो। आगे देखते हैं। तो जो इच्छाएं दमित होकर अचेतन मन में प्रवेश करती हैं, वे निरंतर चेतन मन में आने का प्रयास करती है। अभी जो हमारी इच्छाएं क्या होगी, दबी हुई है, वो बार बार चेतन मन में आएंगी आएगी। इस दमित और अतृप्त इच्छाओं को रोकने के लिए फ्रायड ने प्रतिबंधक की कल्पना की है। यह सेंसर हमारी धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है। सुप्त अवस्था में यह सेंसर अथवा प्रतिबंधक प्रायः अर्धजागत अवस्था में हो जाता है। फलतः अक्सर अवसर पाने पर इच्छाएं तुरंत स्वप्नों द्वारा अभिव्यक्त होने लगती है, किंतु उस समय भी यह पूर्ण रूप से अपने विभत्त रूप में न आकर भेष बदल कर आती है। यही कारण है कि हमारे स्वप्न प्राय प्रतीकात्मक होते हैं। ठीक है ना, ये सपनों में आती है पर पूरी तरह से नहीं आती है, कुछ ऐसे प्रतीक लेके आती है, मतलब कुछ ऐसे प्रतीक समझते हैं ना आप, साइंस के द्वारा आती है, साइंस मतलब कुछ ऐसा प्रतीक बना के आती है।
एग्जैक्टली उसी का रूप बन के आती है, कहने का मतलब है। अब मन के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इड़ होता है, अहम होता है और आदर्श अहंकार। इड़ मतलब, अहम मतलब तो ईगो होता है, आपको पता है। आदर्श अहंकार मतलब ईगो सुपर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगो है। तो इह को इदम भी कहते हैं। यह बहुत कुछ अचेतन मन का ही पर्यायवाची है। इदम हमारी समस्त आदिम प्रवृत्तियों का खजाना है। इसको, इसके जो लास्ट के दो तीन लाइन से उसमें हम समझते हैं इसमें कि फ्रायड का विचार है कि यह ईदम और अहम का संघर्ष ही क्या कहलाता है? न्यूरोसिस के रोग के कारण होता है। ईदम और अहम के वर्गीकरण के पश्चात फ्रायड मन के तीसरे भाग आदर्श अहंकार की स्थापना करता है। सुपर ईगो वस्तु ईगो का ही परिकृष्ट भाव है। जिस प्रकार ईदम से अहम का विकास होता है। अब ईदम किसको कहते हैं वो आपने नहीं देखा। तो बालक जन्म से ही अपने साथ लाता है, किंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होना लगता है ईदम का भाग भी बाह्य वातावरण के संपर्क में आने के कारण अहम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो ईदम क्या होता है? जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वो उसका बाह्य वातावरण में मन लगता रहता है, संपर्क में आता है, तो वह ईगो बन जाता है। उसी प्रकार अहम से आदर्श अहंकार और सुपर ईगो का विकास होता है। सुपर ईगो के कारण अंतरात्मा का बोध होता है। ईगो और सुपर ईगो में भी संघर्ष होता रहता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे। आगे क्या बता रहे हैं कि जो फ्रायड की स्थापना के अनुसार इन सामाजिक बंधनों के कारण अपना जीवन यापन कुंठाओं के दबाव में करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दुर्भाग्य से अपनी समस्त संपत्ति खो बैठता है। अब देखो, कोई भी चीज़ को हमको समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो एक व्यक्ति वो दुर्भाग्य से अपनी समस्त संपत्ति खो बैठता है और अपने को वास्तविकता से सामना करने में सर्वदा असमर्थ पाता है। अब कोई भी रिच व्यक्ति होगा, अब उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ सब कुछ चीज़ें चली जाएगी, वो गरीब हो जाएगा, तो वो सामने दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेगा? वो उसमें ही डरता है। हकीकत को सह न सकने के कारण वह स्वप्न लोक में विचरण करता है। पहले तो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और अपने को संपत्तिशाली मानकर प्रलाप करने लगता है। इस प्रकार वह मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। किंतु यदि इस प्रकार के असफल व्यक्ति के पास रचनात्मक शक्ति है तो वह अपनी कल्पनाओं को कलाकृति के रूप में देखकर एक नई वास्तविकता में ढाल देता है। इस प्रकार न्यूरोसिस का शिकार होने से कलाकार अपनी रक्षा कर सकता है। मतलब कि अगर आप में रचनात्मक करने की शक्ति है, कुछ क्रिएटिव पावर है, तो अगर आपके सामने आपकी सारी संपत्ति भी चली गई है और आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आप कुछ ना कुछ करके उस मानसिक रोग का शिकार नहीं बनेंगे। ठीक है ना। कलाकार जो कि न्यूरोसिस के रोगी की भांति अंतर्मुखी व्यक्ति है, जिस प्रकार कल्पना जगत से वास्तविक जगत में पर्दापण करता है, इसे फ्रायड ने भली भांति बताया है। वह कहता है कि कलाकार दूसरों के अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं की तृप्ति का मार्ग उनकी कल्पना में खोजकर उनकी प्रशंसा एवं धन्यवाद का पात्र बन जाता है। मतलब कला अचेतन मन जो होता है कलाकार का, वो क्या करता है? उसकी इच्छा की तृप्ति का मार्ग बन जाता है। वो फिर कल्पना में उसको देखता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जा रही है और खुश हो जाता है। खुश होने के बाद फिर वो थैंक करता है। क्यों? क्योंकि उसने सपने में अपनी ख्वाहिशों को पूरा होते देखा है। अब वो खुश है। जब इंसान खुश होता है तो वो शुक्रिया करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो अपनी कल्पना द्वारा आदर, सत्कार और नारी का प्रेम इत्यादि सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जिससे पहले वह अपनी कल्पना में ही पा सकता था। इस प्रकार वास्तविकता जिसे छोड़ने के लिए मजबूर करती है, कला उसकी ही पूर्ति करती है। मतलब वास्तविक में हम क्या सोचते हैं कि हमारी सारी संपत्ति चली गई है, पर कला और कल्पना के द्वारा हम उसको पूर्ण करते हैं। जब हम उसको पूर्ण करते हैं तो हम खुश रहते हैं। खुश रह के हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फ्रायड का आपको एक ये नियम पता चला, एक नियम पता चला कि एक आपके अंदर की अनुभूति पता चली कि होता क्या है एग्जैक्टली।
तो अगर अगर आपने ये नियम पढ़ा होगा और आपका रचनात्मक हो, आप क्रिएटिव होंगे, तो अगर आपके सामने विपदा कितनी भी बड़ी आ जाए तो आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड रचनात्मक है, आपका दिमाग रचनात्मक कौशल का है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फ्रायड के अनुसार स्वप्न और कलाकृति दोनों ही व्यक्ति की उन इच्छाओं की पूर्ति के साधन हैं जिनकी वह वास्तविक जगत में पूर्ति करने में असमर्थ है। अतः कलाकार न्यूरोसिस के उस रोगी से जो वास्तविकता से भागकर कल्पना लोक में प्रलयन करता है उन अधिक भिन्न नहीं होता। अतः न्यूरोसिस रोग के बहुत से लक्षण साहित्य और कला में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपने क्या देखा कि अब इसमें फ्रायड के अनुसार जो स्वप्न और कलाकृतियाँ हैं वो दोनों की जो व्यक्ति है उन इच्छाओं की पूर्ति के साधन है जो वास्तविक जगत में वह पूरी नहीं कर सकता है। जब न्यूरोसिस का जो रोगी है वो भी वास्तविकता से भटकर कल्पना लोक में विचरण करता है और वह उनसे अधिक भिन्न नहीं होता है। तो जो न्यूरोसिस का रोगी है और जो साहित्य और कला में देखे जा सकते हैं ऐसे बहुत से लक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि ये इतना बड़ा चैप्टर है, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने ये क्लास पूरी की पूरी देख ली तो आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही क्लास से ना। तो हम उसको देख के क्यों ना कंसेप्ट क्लियर करें, थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं आगे कि लिबिडो और या कामवृत्ति क्या होता है। तो फ्रायड मनुष्य के सभी क्रियाकलापों के मूल में काम वासना की वृत्ति को मानते हैं। धर्म अर्थ की सभी धर्म अर्थ साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा ही यही काम वासना है। फ्रायड काम वासना को साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा मानते हैं। मतलब कि व्यक्ति में काम वासना इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है कि वह साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा उसी को ही मानते हैं। उनका विचार है कि साहित्यकार कल्पनाशील होता है अथवा अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में प्रकट करता है। कला और साहित्य सृजन काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है। उनका विचार है कि केवल कला ही नहीं वरन प्रत्येक सृजनात्मक और रचनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अचेतन मन में जो हमारी वासनाएं हैं वही सबसे ज़्यादा विद्यमान रहती है और उसके द्वारा ही साहित्य का सृजन होता है। और काम वासना को ये साहित्य सृजन का मूल प्रेरणा मानते हैं। कामवृत्ति, लिबिडो या कामवृत्ति। अब देखो, कामवृत्ति का हमने एक नया नाम पढ़ा, लिबिडो। ठीक है ना, तो केवल कला ही नहीं, उनका विचार है वरन प्रत्येक सृजनात्मक और रचनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती है। इस प्रकार स्वप्न, कल्पना, योजनाएं आदि मानसिक व्यापार भी कविताएं कला के समान ही है। ये काम वासना की तृप्ति के रूप है। मतलब कि कला के द्वारा, साहित्य के द्वारा एक व्यक्ति अपनी काम वासना की तृप्ति करता है। तो ये काम वासना किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, किसी को धन की वासना, किसी को किस प्रकार की वासना, मतलब इसमें सारी की सारी वासनाएं आ जाएंगी। आगे देखते हैं कि इडिपस ग्रंथि या पितृरति ग्रंथि क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम चैप्टर में इसमें वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है, तो आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। फ्रायड न्यूरोसिस के रोगी में पितृरति ग्रंथि की क्रियाशीलता को भी महत्वपूर्ण मानता है। फ्रायड के अनुसार काम भावना का उद्रेक युवावस्था में ही नहीं होता वरन बाल्यावस्था ही प्रारंभ हो जाता है। बालक के मातृ प्रेम और बालिका के पितृ प्रेम में काम वासना का ही भाव रहता है। फ्रायड कहता है कि बालक अधिकांशतः, मतलब ये बोल रहे हैं कि बचपन से ही व्यक्ति के मन में काम वासना रहती है। वो जो फीमेल चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, पितृ मतलब पिता के प्रति उसका अट्रैक्शन रहेगा, फादर के प्रति, और जो बालक रहेगा या जो सन रहेगा वो उसका माता के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। तो ये काम वासना का ही भाव रहता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि माता से अधिक जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर बालिका अपने पिता से संलग्न रहती है, बालक अपने पिता को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, किंतु उनकी यह भावना स्वतः दमित कर दी जाती है। बालिका में यही दमन पितृरति अथवा इलेक्ट्रा ग्रंथि का रूप लेता है। मतलब जो बालिका में रहेगा वो इलेक्ट्रा ग्रंथि का रहेगा और फ्रायड
ने इन दोनों ग्रंथियों के नाम पे इडिपस और इलेक्ट्रा का नाम दो कथानक के रूप में कहा है। फ्रायड कहता है कि इडिपस और इलेक्ट्रा उस न्यूरोसिस के रोगी में अधिक क्रियाशील होता है जो जीवन के संघर्ष से भागकर बाल्य अवस्था में लौट जाने की प्रवृत्ति अधिक दिखाता है। अब थोड़ा सा और है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप बताएं कि हमने इस क्लास में कितना सीखा। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट आपको ये क्लास कैसी लगी। और हमने फर्स्ट पेपर के भी वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, और नाटक और उपन्यास और यूनिट 10, तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।